नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं जो सामान्य हिंदी जो मैं पढ़ा रहा था, पहले वीडियो में मैंने वर्णमाला को डिटेल से पढ़ाया है। अब मैं दूसरे चैप्टर में वर्णमाला के बाद अगला चैप्टर इसमें शब्द भेद, वाक्य भेद, इन सब पे मैं डिटेल से चर्चा करूँगा। और इसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाए वीडियो, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब इस वीडियो में बात करते हैं कि रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। शब्द के रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द, इसके बारे में आगे देखते हैं। रूढ़ शब्द, जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिसके खंडों का कोई अर्थ ना निकले, उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं, जिन शब्द का संधि विच्छेद ना हो। जैसे कोई भी उदाहरण आप ले सकते हैं। जैसे एक शब्द लेते हैं हम घोड़ा, घो धन ड़ा, इसका कोई सार्थक संधि विच्छेद नहीं हो रहा है। इसे मुख है, मुँह धन खा, इसका कोई संधि विच्छेद नहीं हो रहा है। इस तरह से हमारे कहने का मतलब ये है, जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिसके कोई खंड ना हो सके, उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। और जिसे पास का देख लेते हैं, पाद हंसा, इस तरह से। अब यौगिक शब्द देख लेते हैं। आप लोग ध्यान से हमारी बातों को सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए और धीरे धीरे क्रम वाइज चलते रहिए। आप लोग सिर्फ देखते रहिए और जो इम्पोर्टेंट लगे आपको या ना याद हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और धीरे धीरे याद हो जाएगा। 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा, ये अपने आप तैयार हो जाएगा। कभी आप भूलेंगे ही नहीं। जैसे एग्ज़ाम आएगा, फटाफट स्पीड लगा के आप लोग फिर वीडियो देख लीजिए, कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे से तैयार हो जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप लोग जा रहे हैं, हिंदी अगर उसमें आ रहा है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आप सबके लिए। चलिए बात करते हैं यौगिक शब्द। जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों, यौगिक मतलब योग, जोड़, यानी जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बनते हों और जिन्हें हम सार्थक खंडों में बांट सकते हैं, इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। ट्रिक के माध्यम से अगर देख लेते हैं, जिनका संधि विच्छेद हो जाए। जैसे श्रम शब्द में शब्दांशों को जोड़ने से बने शब्द इस प्रकार होते हैं। जैसे परिश्रम शब्द है तो इसका संधि विच्छेद आप लोग करिए तो कैसे बनेगा? परिधन श्रम का कहने का मतलब संधि विच्छेद हो रहा है, 2 शब्दों से मिलकर बना है परिश्रम, परिधन श्रम। और श्रमिक, जैसे श्रम धन इक, श्रमिक हो गया। श्रमशील, श्रम धन शील। इसी तरह कहने का मतलब 2 शब्द विद्यालय, विद्या धन आलय, पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय, राजपुत्र, राजा का पुत्र, यानी 2 शब्दों से मिलकर बने हों, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। अब रूढ़ शब्द देख लेते हैं। ऐसे शब्द जो यौगिक 1 से अधिक शब्दों से बने हैं परंतु वे सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, वह रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ट्रिक, सभी बहुब्रीहि समास हैं योग रूढ़ होते हैं। जैसे लंबोदर, गजानन, गजाधन आनन, गजानन, लंबोदर, लंबा धन उदर, लंबोदर, चंद्रशेखर, बारहसिंहा, नीलकंठ, चतुरानन, ये सब क्या हैं? योग रूढ़ हैं। योग रूढ़ जो शब्द हैं, वो योग रूढ़ जितने भी शब्द हैं वो बहुब्रीहि समास होते हैं। यानी अगर एक लाइन में बोलें कि सभी बहुब्रीहि समास जो हैं वो योग रूढ़ होते हैं। अब आगे चलिए बात करते हैं। वाच्य की परिभाषा, क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है
कि वाक्य के अंतर्गत जो है कर्ता, कर्म या भाव में से किसी की प्रधानता है। क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाच्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है। इसकी परिभाषा है। अब इसके बारे में आगे देखते हैं। वाच्य के भेद, ये जो हर एक एग्जाम में एक नए क्वेश्चन जरूर से पूछा जाता है वाच्य के भेद से। पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब इसमें से जैसे कर्तृवाच्य पूछ लेता है, कभी कभी कर्मवाच्य पूछ लिया, भाववाच्य पूछ लिया। 4 ऑप्शन देगा, इसमें पूछ लेगा कि इसमें कर्तवाच्य है या कर्मवाच्य है, भाववाच्य है। अगर आप लोग पढ़े हैं अच्छे से तो जान जाएंगे। अब मैं जो है इसको इतने सरल भाषा में समझाऊंगा कि आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। चलिए देखते हैं। कर्तृवाच्य, क्रिया के उस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिसके वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। उदाहरण के लिए देख लेते हैं, मोहन केला खाता है। केला खाता है, कौन केला खा रहा है? मोहन, यानी मोहन कर्ता। कर्ता किसे कहते हैं? किसी जो है व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही कर्ता कहते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं, अजय पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक इसमें कौन पढ़ रहा है? अजय। अजय मतलब कर्ता। तो इसमें जो सीधा प्रभाव है क्रिया का वो कर्ता भी पढ़ रहा है ना, तो कर्तवाच्य। अब कर्मवाच्य देख लेते हैं। क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगी। जैसे कवियों द्वारा कविताएं लिखी गईं, के द्वारा, और जो है किसके द्वारा कविताएं लिखी गई? कवियों द्वारा जो है कविताएं लिखी गई। रोगी को दवा दी गई, उससे पुस्तक पढ़ी गई। अब भाववाच्य देख लेते हैं। क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता का बोध हो। उदाहरण के लिए जैसे श्याम से टहला भी नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। इस तरह से आप लोग उदाहरण जो है देख सकते हैं। जैसे राम से पढ़ा नहीं जाता, श्याम से स्कूल जाया नहीं जाता। इस तरह से कई उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे अब मुझसे रहा नहीं जाता, गौरव से सोया नहीं जाता। इस तरह से ढेरों सारे उदाहरण हैं। आप उदाहरण के माध्यम से ही समझ सकते हैं कि मैंने भाववाच्य बताया, कर्तृवाच्य बताया और एक बताया कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य हो गया, कर्तृवाच्य में जो है सीधा प्रभाव किसे पड़ रहा है? कर्ता भी पड़ रहा है। और कर्मवाच्य में कर्म यानी क्रिया पे पड़ रहा है। और भाववाच्य में जो है क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता, भाव निकले, कोई भाव निकल रहा है। जैसे श्याम से टहला भी नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। इस तरह से मैंने ढेरों सारे उदाहरण बताए हैं। आप लोग जो उदाहरण से समझ सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करिएगा, फिर से एक वीडियो बनाऊंगा डिटेल से। अगर आप लोग वहाँ नहीं समझे तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से हो सकता समझ में आ जाए। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य जो है कुछ उदाहरण लिखे गए हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनिए और ध्यान से देखिए उदाहरणों को। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य। सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएंगे। अब कर्मवाच्य कैसे बनाएंगे? सचिन के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाया जाएगा ना, इसमें द्वारा लगा है। सचिन मैच खेलने चले जाएंगे, डायरेक्ट हो गया। इसमें द्वारा कर्मवाच्य में। राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, कर्मवाच्य में। और कर्तृवाच्य में फिर एक उदाहरण देख लेते हैं, मित्र विपत्ति में मदद करते हैं। मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है। के द्वारा शब्द अधिकतर कर्मवाच्य में लगता है, इसलिए ऐसे भी आप लोग समझ सकते हैं कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य।
अब बात करते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। वाक्य के प्रकार देख लेते हैं। विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य। अब एक एक की जो मैं डिटेल से चर्चा करते हैं। अब पहला है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं। रमा खेल रही है। भारत की राजधानी दिल्ली है। राम अयोध्या के राजा थे। कहने का मतलब इसमें जो है किसी काम होने या करने का बोध जो है स्पष्ट हो रहा है, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे राम खेल रहा है, इसमें खेल क्या रहा है? राम कुछ न कुछ कर रहा, मतलब खेल रहा है। भारत की राजधानी दिल्ली है, इससे भी स्पष्ट हो रहा है कार्य का बोध होना, मतलब भारत की जो राजधानी वो दिल्ली है। राम अयोध्या के राजा थे। कहाँ के राजा थे? अयोध्या के राजा थे। अब दूसरा देख लेते हैं निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में क्रिया न करने या न होने का बोध हो उसे निषेध यानी मतलब प्रतिबंध, एक प्रकार से निषेध है। जिस वाक्य में क्रिया न करने या न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाहर जाना मना है, डायरेक्ट निषेध मतलब मना है। राम आज स्कूल नहीं जाएगा। बिजली कल तक नहीं आएगी, इसमें जो है निगेटिव वाक्य निकल रहा है। इसे बाहर जाना मना है, राम आज स्कूल नहीं जाएगा, बिजली कल तक नहीं आएगी। शायद आप लोग समझ गए होंगे निषेधवाचक वाक्य। अब बात करते हैं आगे प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, लास्ट में जो है क्वेश्चन प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा रहता है इसमें प्रश्नवाचक वाक्य में। तुम कहाँ रहते हो, तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो। क्या, कहाँ, कौन, ये सब अगर लगा है वाक्य में तो प्रश्नवाचक वाक्य हो जाता है। अब बात करते हैं चौथा संदेहवाचक वाक्य। जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद आज बारिश होगी, शायद मैं कल जाऊंगा, शायद वह सुधर चुका हो। मतलब संदेह है, मतलब शायद शब्द संदेह को ही दर्शाता है, क्योंकि निश्चित तो है नहीं आज बारिश होगी कि नहीं, इसमें इसलिए शायद लगा दिया उन्होंने कि शायद आज बारिश होगी, यानी संदेह। शायद मैं कल जाऊं या ना जाऊं, लेकिन इसमें जो है संदेह बना हुआ है। अब चौथा देखते हैं संकेतवाचक वाक्य। जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं। यदि बारिश होती तो पानी की कमी ना होती, यदि वर्षा हुई तो कपड़े भीग जाएंगे, समय पर पहुंच जाते तो ट्रेन मिल जाती। यानी एक तरह तो संकेत दे रहा है। जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर जो निर्भर होने का संकेत हो, यानी एक काम होगा तभी दूसरा काम होगा, ये कह रहा है। इसमें तीसरा आप देखिए स्पष्ट समझ में आ जाएगी। जैसे समय पर पहुंच जाते तो ट्रेन मिल जाती, यानी अगर हम स्टेशन पहुंच जाते टाइम से तो ट्रेन जो है मिल जाती हमको। यानी मतलब पहला काम जब हो जाता टाइम से तभी दूसरा काम हो पाता। इसका कहने का मतलब यही है। अब संकेतवाचक शायद आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं छठवां इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा, शुभ कामना, आशीर्वाद, आशा आदि के भाव प्रकट हों उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मुझे आज बाहर जाने का मन हो रहा है, आपकी यात्रा सुखद रहे, ईश्वर करे आप जो है हमेशा खुश रहें, आप अपने कार्य में सफल हों। सीधा से कहने का मतलब यही है। इच्छावाचक वाक्य में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, आशा आदि के भाव जो प्रकट हों तो आप डायरेक्ट जो कहीं भी देखिएगा क्वेश्चन मतलब प्रश्न में दिया है अगर वाक्य में
तो आप लोग आँख मूंद के मारिएगा इच्छावाचक वाक्य। अब 7वां देखते हैं हम लोग, आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञा से आप लोगों को क्या लग रहा है इसमें? जिस वाक्य में आज्ञा, उपदेश, आदेश, अनुमति या प्रार्थना आदि के भाव प्रकट हों उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण समझते हैं, तुम बाहर जाओ, आज्ञा का भाव से प्रकट हो रहा है। कृपया शोर ना करें, एक गिलास दूध लाओ, इसमें आदेश दे रहे हैं कि एक गिलास दूध लाओ। कृपया शोर ना करें, तुम बाहर जाओ, इसमें प्रकट हो रहा है कि नहीं प्रकट हो रहा है आज्ञावाचक वाक्य? आज्ञा, उपदेश, आदेश, अनुमति या प्रार्थना, इसमें इसके भाव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो शायद आप लोग समझ गए होंगे 7वां। अब देखते हैं 8वां, विस्मयादि वाचक वाक्य। जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, क्रोध, घृणा आदि के भाव प्रकट हों उसे विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे, आह, वाह, उफ, मतलब विस्मयादि चिन्ह इसमें लगा ही रहता है। ये आप लोग जरूर देखिएगा, विस्मयादि चिन्ह इसमें अरे के बाद लगा ना विस्मयादि चिन्ह, तो आप लोग डायरेक्ट मारिएगा एक विस्मयादि वाक्य ही है। अरे, वाह, उफ, इसे जैसे पहला देखते हैं, अरे मतलब उसके बाद विस्मयादि चिन्ह लगा हुआ, तुम कितनी सुंदर लग रही हो, वाह कितना मनोरम जो है दृश्य है, उफ मुझे कितना पसीना आ रहा है। और इसमें जो है सबसे अच्छा ही आप लोग पहचानिएगा, इसमें विस्मयादि चिन्ह लगा रहता है। बस चलिए आगे देखते हैं। अब शायद आप लोग समझ गए होंगे और डिटेल से जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरह से आप लोग पढ़ते रहिए और वीडियो को एक बार नहीं 2 से 3 बार देखिएगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जो बच रहा है मैंने बार बार बताया कि इसका मैं जो है क्वेश्चन पेपर जो तैयार कर रहा हूँ, क्वेश्चन के माध्यम से मैं जो है बचे हुए क्वेश्चनों को उसमें एडजस्ट कर दूंगा, बता दूंगा। अब बात करते हैं, रचना के आधार पर वाक्य जो है 2 प्रकार के होते हैं। वाक्य के भेद जो है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। अब वीडियो को जो है हम सोच रहे हैं यहीं पे समाप्त करते हैं और अब वाक्य के भेद को डिटेल से जो है अगले वीडियो में पढ़ते हैं। और वीडियो को जो है मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग लाइक शेयर ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जो है हेल्प हो सके। मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। एक बार और बताते हैं कि अगर पिछला वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं जाकर ज़रूर देखिएगा वर्णमाला का, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा। और इस वीडियो को जो है दोनों वीडियो को मैंने जो डाल दिया है 2 से 3 बार देख लीजिएगा, फिर मैं अगला वीडियो कल लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।